हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम है क्या। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था 2010 तक, तभी 2005 में स्टार्ट हुआ था, तब इसका नाम नरेगा था। लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। हम इसके प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिन के रोजगार का प्रावधान है। आखिर मनरेगा में होता क्या है? मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है मनरेगा में। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले शामिल। ये पूरे पैन इंडिया में लागू है। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार के पास है कि इनको वेतन कितना मिलेगा। तो इसका अधिकार जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता का प्रावधान किया गया। मतलब इस कार्यक्रम के तहत आपको अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार मिलता है, दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलता है और परिवहन भत्ता अगर 5 किलोमीटर की अधिक दूरी से आप आ रहे हैं उस जगह तो वो भी आपको मिलता है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों को प्रतिवर्ष संशोधित करती है। मतलब जो 2009 से केंद्र सरकार जो हर राज्यों में मजदूर को देने वाली दर है उनको समय समय पर संशोधित भी करती है कि आपको मजदूरी कितनी मिलेगी हर साल। हम जान लेते हैं कि मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया गया। इसके पहले सिर्फ गारंटी योजनाएं बस होती थी, गारंटी नहीं दी जाती थी कि आपको काम मिलेगा ही। लेकिन इस कानून में आपको रोजगार की गारंटी दी गई कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही, इसकी आपको गारंटी है, कानूनी अधिकार प्राप्त। इस प्रावधान के मुताबिक मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। मनरेगा के तहत अगर आप कोई काम करवाते हैं तो उसमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी होना अनिवार्य है। इसका एक प्रमुख प्रावधान है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में खेतीहर मजदूरों के लिए किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान किस अधिनियम के तहत किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती। यह 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकता। मतलब कम से कम 60 रुपये तो आपको मिलेगा ही रोज का। प्रतिदिन आपको 60 रुपये से कम नहीं मिल सकता। इसमें ये संविधान में लिखा है। प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम में अगर आप आवेदन जमा करके आप काम मांगते हो तो 15 दिन के भीतर उनको आपको काम देना होगा। पंचायती राज संस्थाओं को मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों को नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। मतलब आप इस योजना को नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु जो पंचायती राज संस्था है, ग्राम पंचायत, उनको उत्तरदायी बनाया गया है। उनकी नोडल एजेंसी पंचायती राज संस्थान है। मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा आदि के भी प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में
जो मनरेगा में कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा की भी सुविधाएं की गई है। मनरेगा के तहत जो आर्थिक बोझ आता है सरकार पर, वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा मिलकर साझा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है। पहला हो गया अकुशल और अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, दूसरा आवश्यक सामग्री और तीसरी प्रशासनिक लागत कितनी आ रही है। किसी अगर काम को करवाना उसमें 3 चीज़ पर धन व्यय किया जाता है। पहला तो हो गया अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की सबसे पहले होगी मजदूरी पे धन व्यय किया जाता है। फिर दूसरी आवश्यक सामग्री उस चीज़ में क्या लग रही है, और तीसरा है प्रशासनिक लागत कितनी आएगी, उसके हिसाब से धन व्यय किया जाता है। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है। जो बच गया शेष लागत वो राज्य सरकार द्वारा की करती है। मतलब इसकी अधिकतर जो लागत वहन करती है वो कौन करता है, केंद्र सरकार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि 75% से भी ज़्यादा केंद्र सरकार इस योजना का लागत जो है वहन करती है, जबकि राज्य सरकार जो बच जाता है बाकी चीज़ों से वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मनरेगा की उपलब्धियाँ हम देखेंगे कि इस अधिनियम के कारण जो मनरेगा की उपलब्धियाँ हमें प्राप्त हुई हैं वो क्या क्या है। तो जानते हैं हम, मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। सबसे पहली बात ये होगी कि मनरेगा जो कार्यक्रम है वो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जिसने ग्रामीण क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्ष में लगभग 3 करोड़ 14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस कार्यक्रम में ग्रामीणी गरीबी को कम करने के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए कई लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी दिलाई। इसका मेन उद्देश्य क्या है मनरेगा का, कि ग्रामीण गरीबी को कम करना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, ताकि उनको रोजगार मिले और वो गरीबी से बाहर निकल सकें। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में आए हैं, क्योंकि गांव में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको रोजगार के रूप में एक पहचान मिली है, उनको रोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी भूमिका और भी सशक्त हुई है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से जो रोजगार मिला उसमें 56% महिलाओं थी। 56% महिलाओं को ये रोजगार प्राप्त हुआ 2015-16 में। इससे हमें ये दिखाता है कि इसमें अधिकतर महिलाओं की भूमिका अधिक है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी, जो वर्ष 2014-15 में घटकर 6.71 करोड़ रह गई। किंतु उसके बाद यह बढ़कर 2015-16 में 7.21 करोड़, 2016-17 में 7.65 करोड़ तथा 2018-19 में 7.76 करोड़ हो गई। इसका मतलब अब इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आयुवार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बाद 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो ये योजना है इसमें सबसे ज़्यादा 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के जो श्रमिक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। मनरेगा ने और क्या किया है उपलब्धियाँ, मनरेगा ने आजीविका के अवसरों का सृजन, आजीविका मतलब हमको रोजगार दिया है कि हम उससे अपने अवसरों का सृजन कर सकें, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में मदद की है। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े जो विश्व बैंक है उसने 2015 में दुनिया के इस कार्यक्रम को सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। तो ये और इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना के रूप में भारत की प्रसिद्ध है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों जैसे मजदूर हो गए, आदिवासी हो गए, दलित और छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब जो ये वर्ग हैं इनको मनरेगा ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, इससे उनकी गरीबी कम करने में बहुत मदद मिली है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस योजना की। हम देखेंगे मनरेगा में चुनौतियाँ क्या क्या है, क्योंकि किसी भी योजना में कुछ चुनौतियाँ तो होती ही हैं। तो सबसे पहले इसकी चुनौती है कि अपर्याप्त बजट आवंटन, इसमें वित्तीय संबंधी चुनौतियाँ।
तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट काफ़ी कम रखा है। इस योजना को जो बजट आवंटित किया जाता है वो बहुत कम रहता है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। क्योंकि बजट कम रहता है तो उससे जो मजदूरी है वो कम हो जाती है, इससे कर्मचारियों का वेतन कम हो जाता है। और वेतन में कमी का जो कारण होता है प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों को खरीद शक्ति पे पड़ता है। जब उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो खरीदी कैसे करेंगे, अपनी मांग में कमी कर देते हैं। जब आपके पास अधिक मांग होगी तभी तो आप खरीदेंगे। अगर आपके पास शक्ति नहीं है खरीद सकती तो आप कैसे खरीदेंगे। तो इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि बजट आवंटन बहुत कम है। मजदूरी के भुगतान में देरी दूसरा कारण है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले 78% भुगतान समय पर नहीं किए जाते। मतलब टाइम टू टाइम उनको पैसे नहीं दिए जाते, वेतन उनका नहीं दिया जाता। 78% मामलों में उनका भुगतान देर से किया जाता है और 45% भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था। अगर देरी से मिलती है तो उसमें भी मुआवजा मिलता है, लेकिन फिर भी देरी के बाद भी मुआवजा उसमें नहीं मिला। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में जो प्रदत्त मजदूरी 11,000 करोड़ रुपये थी। तो दूसरा कारण हो गया कि मजदूरी के भुगतान में देरी की जाती है। तीसरा है खराब मजदूरी दर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफ़ी स्थिर हो गई है। क्योंकि मजदूरी दर निर्धारित नहीं की गई है, वो बढ़ती या घटती रहती है। इसके कारण मजदूरी दर काफ़ी कम है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम जो मजदूरी फिक्स की गई है उससे काफ़ी कम है। जो न्यूनतम मजदूरी है वो कितनी थी, 60 रुपये। उससे भी कई राज्यों में इनको इससे भी कम मजदूरी दी जाती है। यह स्थिति कमज़ोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने के वश कर देता है। जब उनको न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये मिलेगी, जब उनको कहीं और अच्छा ऑप्शन वैकल्पिक जो वर्ग है उसको रोजगार कहीं और तलाश लेगा, तो इसके कारण इस योजना को लाभ नहीं मिल पाएगा। भ्रष्टाचार। वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था, जिसमें करीब 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे। जो फर्जीवाड़ा सामने आया था उसमें 10 लाख फर्जी कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मतलब भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी वजह है इस योजना को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे। मतलब जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, उनके भी कार्ड बना दिए गए थे, जिससे सरकार को 600 करोड़ का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार जो है मनरेगा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे निपटना आवश्यक है। हम देखते हैं कि इसके तहत जो आवंटित धन का हिस्सा है, जो मीडिएटर होते हैं बीच के मध्यस्थ जिन्हें हम कहते हैं, वो उनके पास चला जाता है। जो मजदूरी है, मजदूर उनको उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती और मध्यस्थ उनको छीन लेते हैं या फिर कम देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण इसका भ्रष्टाचार है। हम देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है मनरेगा में। जॉब कार्ड में रोजगार संबंधी सूचना दर्ज नहीं करने पर अपराधों को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। कोई अगर जॉब कार्ड बनाने जाता है और उसकी सूचना दर्ज नहीं कर रही तो इसको दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए, ताकि सबको जॉब कार्ड मिल सके और उनको काम मिल सके। पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की आय घर के जीवन स्तर को सुधारने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मतलब महिलाओं की भागीदारी इसमें और बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जो पुरुष श्रमिक हैं उनकी पहले से आय अधिक है, लेकिन महिला जो घर में काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी आय से निश्चित रूप से बढ़ेगी। केंद्र सरकार को आवंटित धन के अल्प उपयोगों के कारण का विश्लेषण करना चाहिए, कि जितनी भी चुनौतियां उनका विश्लेषण करके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत उनको पहुंचानी चाहिए, ताकि मध्यस्थों का उन्मूलन हो सके और इसमें उसको सुधार मिल सके।